अच्छा जी, वेलकम बैक। प्रोसेसिंग स्टेज 3 वीज़ा एप्लीकेशन प्रेपरेशन। ठीक है। इससे पहले हमने प्रोसेसिंग स्टेज 1 में ऑफ़र एप्लीकेशन प्रेपरेशन के वाले से स्टडी किया था, सारी चीज़ें देखी थी कि हमने डॉक्यूमेंट्स की पूरी अरेंजमेंट की थी और उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज 2 के ऊपर हमने उसको सबमिट किया था। फिर हमने एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको गाइड किया था कि वो पोर्टल के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो अपना-अपना हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी का अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट वही रहना है। वही डॉक्यूमेंट्स, वही प्रोसेस, वही तरीकाकार, सबमिट करने का तरीकाकार। किसी का ईमेल के थ्रू हो सकता है जो मैंने आपको गाइड किया था, किसी का पोर्टल के थ्रू हो सकता है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है। तो बस वो आपने जो है ना, क्या उसे कहते हैं, सबमिट कर दिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि वीज़ा लेटर हमें रिसीव हो चुका था। वो मैंने आपको तब ये भी बता दिया था कि अब हमारा इंस्टीट्यूट के साथ कोई लेना देना नहीं है। वीज़ा लेटर आया, बस फिनिश काम। ठीक है। अब प्रोसेसिंग स्टेज 3 पे हम वीज़ा एप्लीकेशन प्रेपरेशन करेंगे। जिस तरीके से हमने ऑफ़र एप्लीकेशन की पहले प्रेपरेशन की थी सारी, उसके बाद हमने सबमिट किया था। इसी तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन की प्रेपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर सबमिशन करेंगे। जिस तरीके से उस जगह पे प्रेपरेशन वाला जो काम था वो ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट करना, गैप रेडी करना, उसकी एक्टिविटीज़ सारी चेक करना, उसके डॉक्यूमेंट सारे वो अरेंजमेंट करना, ठीक है? उसकी सीवी प्रॉपर रेडी करना, वो अरेंजमेंट मुश्किल था। सबमिट तो बड़ी ईज़ी तरीके से आपको मैंने गाइड किया था कि फॉर्म फिल किया है, डॉक्यूमेंट्स अटैच किए और सबमिट कर दिए। इसी तरीके से प्रोसेसिंग स्टेज 3 पे जब वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है ना हमने, तो इसकी जो प्रिपरेशन है वही मुश्किल है और इसमें टाइम लगता है 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ, यानी कि 2 मंथ्स, इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन सबमिशन जो है ना वो इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? सबमिशन हमारा इससे अगला सेशन है स्टेज 4। अभी प्रिपरेशन पे बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले ये देखना है कि हाउ टू फाइंड वीज़ा चेकलिस्ट। एम्बेसी की वेबसाइट, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट, कनाडा अप्लाई करेंगे कनाडा की वेबसाइट, जिस कंट्री में भी अप्लाई करेंगे उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वीज़ा चेकलिस्ट मिलेगी ना। तो फिर आप वो स्टूडेंट को देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके सबमिट करेंगे। जिस तरीके से ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट मैंने कहा था ना, हर इंस्टीट्यूट की अलग होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ओवरऑल जर्नल एक तरह की होती है, लेकिन 19-20 का डिफरेंस हो सकता है ना। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जो कहेंगी हमें गैप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ होंगी जो कहेंगी नहीं चाहिए। तो मैंने तो आपको पूरी स्टडी करवा दी है कि हर चीज़ आपको पता हो, जो नहीं रिक्वायर्ड होगा वो ना लगाइएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन चेकलिस्ट एम्बेसी की वेबसाइट से आपको मिलेगी। ठीक है? अब हम देखते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन चेकलिस्ट के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं। ठीक है? ये बात ज़हन में रखें कि मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है? अभी आपके सामने ओपन करता हूँ कंपोनेंट्स तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? कंपोनेंट्स के अंदर ये है कि आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के अंदर आगे आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एक कंपोनेंट है। इसके आगे मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, ट्रांसक्रिप्ट, रिज़ल्ट कार्ड, जो चीज़ें हैं। गैप डॉक्यूमेंट एक कंपोनेंट है। और क्या उसे कहते हैं, उसमें उसका शॉर्ट कोर्स हो सकता है, इंटर्नशिप हो सकता है, एक्सपीरियंस लेटर हो सकता है, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है? इसी तरीके से वीज़ा लेटर। अच्छा, ये जो वीज़ा एप्लीकेशन जो उसका प्रोसेस है ना, उसका आधा काम हम पहले कर चुके हैं। याद करें, हमने जब प्रोसेसिंग स्टेज 1 में सारे डॉक्यूमेंट्स ये प्रिपेयर किए थे ना, और प्रोसेसिंग स्टेज 2 के अंदर हमने सबमिट भी कर दिया था, तो फिर हमें वीज़ा लेटर भी मिल गया था। तो ये आधा काम तो हम कर चुके हैं, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे एम्बेसी के लिए, तो आधा काम हो चुका। ठीक है? तो वीज़ा लेटर फिर हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे, फिर हमने सबमिट किया था, फिर हमें वीज़ा लेटर इंस्टीट्यूट से आ गया था, और वो मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री का अलग-अलग नाम होता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया के लिए करेंगे तो सीओई को वीज़ा लेटर कहते हैं, यूके की बात करेंगे तो उसका नाम कैस है, यूएसए की बात करेंगे तो आई-20 है। अगर रशियन स्टेट्स जैसे रशिया, उसके अलावा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, यूक्रेन भी पहले एक प्रोडक्ट होता था, उस कंट्री का भी काम होता था, अभी तो है उस वार चल रही है, तो उस वो भी इन्विटेशन लेटर्स वहाँ से आते हैं। ठीक है? तो ये कोई भी नाम हो सकता है, मैं इन नामों को नहीं मानता। ठीक है? मैंने हमेशा इसको वीज़ा लेटर ही कहना है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो जाएगी ना। आपको पता होगा भई, हमारा काम ये है कि हमने
सारी चीज़ें ये अरेंज करनी। अच्छा, किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे प्रोसेस सेम ही रहना है, चाहे आप 500 कंट्रीज़ में अप्लाई करें, ठीक है? तो वीज़ा लेटर जो है ना वो हमने रिसीव करना है, सिंपल। हम क्यों कहें कि I-20 या कैश है, ठीक है? जब आप एक कंट्री के अंदर स्पेशलिस्ट हो जाएँगे, उसका प्रॉपर रेगुलरली काम करेंगे और स्टूडेंट को गाइड करने के लिए आप नाम लें। लेकिन मैं एज़ ए मतलब आपको गाइड करने के लिए या आसान करने के लिए ये बता रहा हूँ कि हमारा काम ही ये होता है। जो स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट होता है, उसका सारा प्रोसेस करवा के उसको वीज़ा लेटर ही तो लेके देना है। वो लेके उसके बाद एम्बेसी की तरफ अभी हम जाने लगे हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी ना, वो होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा मेडिकल के रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मेडिकल टेस्ट हो सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए इंश्योरेंस चलती है और यूके के लिए मेडिकल टेस्ट चलता है, ठीक है? तो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ ये दोनों चीज़ें भी नहीं चलती। तो वो आप चेकलिस्ट्स पे आपको पता चल जाएगा। हम मेजर कंट्रीज़ की चेकलिस्ट्स आपको इस लेसन के नीचे शेयर भी कर देंगे, ठीक है? ताकि आपके लिए आसानी हो। जर्नल सेट रूल आपको सारा समझा रहे हैं। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, जिसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट कहते हैं, ठीक है? तो वो भी आप जो है ना वो भी आपको सम टाइम ज़रूरत पड़ सकती है लगाने की। अच्छा, अब वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर ये आपको समझ आ गई कि 50% तक का काम जो है, वो हम पहले ही कर चुके हैं और उसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के साथ है, ठीक है? और जब एम्बेसी की तरफ आएँगे तो एम्बेसी का सिर्फ़ एक फ़ॉर्म फिल होगा, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट का अपना एक फ़ॉर्म था ऑफ़र के लिए, तो एम्बेसी का भी तो अपना एक फ़ॉर्म होगा ना अपने रिकॉर्ड के लिए। चाहे सारी चीज़ें साथ लगा रहे हैं, लेकिन फ़ॉर्म भी चाहिए उनको, ठीक है? तो वो फ़िल करेंगे और ये 2 ऑप्शनल चीज़ें हैं। इस तरह की जो जो है ना वो चीज़ें साथ लगानी पड़ सकती हैं, डिपेंड करता है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। वो चेकलिस्ट में आपको जो है ना वो कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, अब मेन जो चीज़ है ना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, वो है स्पॉन्सर फाइनेंशियल कैपेसिटी, ठीक है? वो ये चीज़ लाज़मी देखना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट है उसका जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, जिसने उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है उसको एक्सपेंसेस उसके मीट करने के लिए, उसकी हालत क्या है इस टाइम, ठीक है? तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इसको अब हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है? इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं मेजर, ठीक है? पर मंथ इनकम और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट। इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है ना वो बेसिकली ये दोनों ऑप्शनल हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिधर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिधर बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दिखानी होती, ठीक है? कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उधर आपको ये पर मंथ इनकम भी दिखानी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट भी दिखानी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन कंट्रीज़ में ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है? तो पर मंथ इनकम की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हल करते हैं? इसमें ना जो स्टूडेंट का स्पॉन्सर होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट का स्पॉन्सर उसका फादर है, तो उसके सोर्स ऑफ इनकम बताने पड़ेंगे कि वो कहाँ-कहाँ से कमा कमा रहा है, ठीक है? उसमें आपको मैं एक सोर्स की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल कि 7 लाख रुपया 1 महीने का वो कमाते हों, उसका स्पॉन्सर स्टूडेंट का, ये प्रूव करना है। तो एक सोर्स की एग्ज़ाम्पल पता क्या है? कि स्टूडेंट का फादर कहीं जॉब करता हो, तो 7 लाख रुपए की उसकी सैलरी आती हो, वो सिंगल सैलरी स्लिप लगेगी, ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम तब होती है जब एक सोर्स से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती पर मंथ इनकम की, ठीक है? तो 7 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके फादर अब फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं, तो फिर पीछे कितने बचे? 6,70,000 रुपया, तो वो कहाँ से आएँगे? फिर मोर सोर्सेज़ ऐड करने पड़ेंगे। फिर मेबी ये चीज़ ऐड करनी पड़े कि ये 2 लैक्स जो है ना वो रेंटल इनकम आ रही है, 3 लैक्स जो है वो एग्रीकल्चर से भी आ रही है, एक जगह जॉब कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सिनेरियो होता है, इसमें सोर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। प्लस ये है कि ये मार्केट के अंदर बहुत से लोग आपको मिल जाएँगे, जो ये सोर्स ऑफ इनकम की सारी फाइल रेडी करके दे देते हैं, ठीक है? लेकिन एनीवे थोड़ा-सा मैंने आपको जनरल आइडिया दिया, तो ये भी टफ़ नहीं है। आपको इसका फॉर्मेट हम ये भी शेयर कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो कि सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो किस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है? तो बाकी दूसरी रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये इसके अंदर जो है ना वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्स में स्टूडेंट जा रहा है। फ़ीस के हवाले से जो है ना स्टेटमेंट बनती है। लेकिन एक जनरल सेट रूल है कि 50 लाख से लेके 80 लाख के दरमियान जो है ना वो यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बैंक स्टेटमेंट चलती है। कुछ कंट्रीज़ में 15 लाख भी चल जाती है, कुछ में 25 भी चल जाती है, डिपेंड्स ऑन कंट्री, ठीक है? तो ओवरऑल आपने इस चीज़ को देख लिया कि प्रोसेसिंग स्टेज 3 के ऊपर हमने वीज़ा एप्लीकेशन की जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है। उसमें आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हमारे पहले ही रेडी हो चुके थे, वीज़ा लेटर आ चुका था। उसके बाद हमने फॉर्म फिल करना,
उसके बाद हमने उसमें मेडिकल लिया, ये चीज़ें भी ऑप्शनल हैं, पुलिस का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड हो सकता है, मेन चीज़ें ये हैं। तो अब किसी भी कंट्री का आपने काम करना है तो यही चीज़ें आनी हैं, इससे आगे कोई चीज़ नहीं होगी जो मैंने आपको बता दिया है, बल्कि मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें बताई हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में वो चीज़ नहीं आएगी। अभी फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं 2 कंट्रीज़ की। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देखते हैं वीज़ा फॉर्म की और चेकलिस्ट की। उसी तरीके से एक कंट्री रशिया का हम देख लेते हैं। दोनों एग्जांपल से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड जो है ना वो हो जाएँगी। प्लस ये है कि मैं आपको वो फॉर्मेट दे रहा हूँ जिसके तहत आप 100 कंट्रीज़ के अंदर भी इससे बाहर कुछ नहीं होगा वीज़ा अप्लाई करने में। ये मेरी गारंटी है। कुछ होगा तो आप कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं। पहले हम ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट देखते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन चेकलिस्ट ये। उसके बाद हम रशिया की देख लेंगे, ठीक है? और आपने ये मुझे बताना है कि ये इस सारे फ्रेमवर्क से अलावा क्या चीज़ उन्होंने मेंशन की है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इन चीज़ों के अलावा, और ये सारे कंट्रीज़ के हवाले से सेम प्रोसीजर है, ठीक है? नाम चेंज हो सकते हैं, इस जगह पे थोड़ा ये चीज़ें थोड़ा-सा डिफरेंट होती हैं। ये तो एक कंट्री में भी डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करेंगे, तो एक यूनिवर्सिटी कुछ और डॉक्यूमेंट्स माँगेगी, वो अपनी चेकलिस्ट आगे अपनी वेबसाइट पे मेंशन करेगी। दूसरा कॉलेज कुछ और माँगेगा, तो वो तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन फॉर्मेट यही रहना है। एंड पे आपको मिलनी सीओ ही है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया के किसी कॉलेज में अप्लाई करें तो एंड पे सीओ ही ना मिले। ये तो चीज़ आनी ही आनी है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से वो इश्यू करवा रहे होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस 19-20 का डिफरेंस होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो सेम रेडी करने हैं ना। वही डॉक्यूमेंट्स, वही आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, वही गैप आपने एक ही तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से जब वीज़ा लेटर आ जाना चाहे किसी भी कंट्री का, तो आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना है, वो वीज़ा फॉर्म्स हर कंट्री के अलग होंगे, चेकलिस्ट हर कंट्री की अलग होगी, वो हम देख लेते हैं। बाकी ये चीज़ें जर्नल हैं और ये चीज़ बिल्कुल सेम रहनी है। चाहे आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या उसे कहते हैं कनाडा का अप्लाई करेंगे, तो क्या उसके फादर की इनकम बदल जाएगी? सेम टू सेम यही प्रोसीजर से आपने शो करनी है। बैंक स्टेटमेंट 19-20 की रिक्वायरमेंट का डिफरेंस हो सकता है, किसी में 50 लाख चाहिए, किसी में 60 चाहिए। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट यही रहना है। अभी हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट पे, ठीक है? इसमें अब आपने देखना है कि सबसे पहले वो कहते हैं जी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आ गई ना वही बात, आइडेंटिटी की हम बात कर रही है, ठीक है? ये कंपोनेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके बाद एविडेंस ऑफ अटेंडेड स्टडी, ठीक है? सीओई, वो अब इसको एविडेंस कह रहा है कि आप जो उस पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका एविडेंस क्या है? ये जो हमारा वीज़ा लेटर आया था एंड पे, ये एविडेंस ही होगा ना, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये अंडर 18 के लिए है, ये भी अंडर 18 के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी डिस्कस हो चुका है। एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी अभी बात करके हटे हैं। ये देखें, वो सारी डिटेल उन्होंने बताई है कि स्पाउस और पेरेंट्स विलिंग टू सपोर्ट मिनिमम एनुअल इनकम, अभी बात करके हटे हम कि भाई 1 साल का वो 72 लाख उनको चाहिए, शो करना है, ठीक है? महीने का 12 पे डिवाइड कर लें आप, ठीक है? तो ये मतलब पूरी एक बैंक स्टेटमेंट का सारा फिगर उसके साथ बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी क्या है? आइल्स या पीटी जो भी आपको बताया था। जीटी स्टेटमेंट, इसको क्या है? ये जीएसटी इसको कहते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। ये एसओपी इसको कहना है कि उसमें डिटेल्स लिखनी है कि आप क्या उसे कहते हैं, क्या कर रहे हैं कंट्री के अंदर, आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों जाना चाहते हैं, ये कोर्स क्यों लेना चाहते हैं। 150 वर्ड्स लिखना है, तो क्या है एसओपी आपको याद करें, बताया था ना आपको एसओपी, वो आप रेडी करेंगे, ठीक है? ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये चेंज ऑफ नेम रिलेशनशिप ये नहीं है, ठीक है? ये कुछ भी नहीं है। अगर चेंज ऑफ नेम है तो वो मेंशन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये देखें, क्या आपको बताया था गैप के डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद माइग्रेशन एजेंट, अगर किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ विथड्रॉल, ये भी वो ये है कि आप किसी को अपॉइंट करते हैं कि वो आपकी जो है ना वो रिसीव कर सकती है, ठीक है? कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एविडेंस ऑफ स्कूल एनरोलमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स तो साथ है ही नहीं है, आपने सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहे हैं। रिसर्च स्टूडेंट्स, ये भी उनके लिए अलग हैं जो पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा क्या है इसमें? ये ऑस्ट्रेलिया का ये चेकलिस्ट है, इसमें से कोई चीज़ क्या डिफरेंस आई है? ये भी आ गया, फाइनेंशियल स्टेट डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, इंश्योरेंस भी आ गई, उसके बाद क्या उसे कहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, सीओई भी उन्होंने पूछ ली, तो सारी चीज़ें तो आ गई, तो कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब हम देख लेते हैं रशिया के स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट, ठीक है? ये देखें क्या बता रहे हैं वो, ड्यूली कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म फिल करना है, वैलिड पासपोर्ट, ओरिजिनल इन्विटेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रशियन एजुकेशन। क्या मैंने आपको कहा था कि इन्विटेशन लेटर कहते हैं उसको, ठीक है? अब ये सीओई की बात नहीं करेंगे, ये इन्विटेशन लेटर की बात करेंगे।
बात तो वही है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो एकेडमिक हैं वो लगाएं, यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट लगाएं, ये वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, यानी कि इनविटेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी वो देते हैं। HIV सर्टिफिकेट, क्या कहा था, कुछ जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस चलती, इधर भी ये दोनों चीज़ें मांग रहे हैं। पासपोर्ट कॉपी, पुलिस सर्टिफिकेट, वो करेक्टर सर्टिफिकेट की जो बात की थी, ठीक है। और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं है। और ये 10 ये जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, ये वीज़ा चेकलिस्ट है, ये जो आपको मैंने बताया था कि एम्बेसी की वेबसाइट पे, ठीक है। अब इसको समराइज़ कर लेते हैं। हमने प्रोसेसिंग स्टेज 3 के अंदर जो है ना, वीज़ा एप्लीकेशन जो है, जिसको हमने सबमिट करना है, उसकी सारी अरेंजमेंट हमने देख ली, जिसमें हमने एक चीज़ देखी कि यार 50% तो हमारा सारा कुछ रेडी हो चुका था प्रोसेसिंग स्टेज 2 तक, जब तक कि हमने वीज़ा लेटर लेना था इंस्टीट्यूट से, तब तक की हमारी 50% चीज़ें रेडी हो गई हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जिसमें फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, और कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, करेक्टर और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा सा जोर लग रहा है हमारा, और वो चीज़ें हम सारी कंप्लीट कर लें। और स्टूडेंट ने बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट भी शो कर दी है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में ऑप्शनल है, कुछ में नहीं है। अब देखें, जैसे रशिया के अंदर हमने देखा था कि ये इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों की रिक्वायरमेंट थी। तो जो चीज़ अवेलेबल होगी जिस एम्बेसी की चेकलिस्ट में, वो आप उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेंगे। किसी भी एक कंट्री का काम जब आप एक दफ़ा करेंगे ना, तो उसके बाद बार बार वही काम करना है, तो उसके बाद बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का काम करते हैं, तो वो 10 साल फिर एक ही कंट्री का काम कर रहे हैं। एक ही दफ़ा आपने इस वेब एम्बेसी की वेबसाइट पर चेकलिस्ट देखनी है, एक ही दफ़ा आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर बार बार वही काम आपने करना है। इसी तरीके से कुछ लोग रशिया का काम करते हैं, तो वो 10 साल वही काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग दोनों कंट्रीज़ का भी करते हैं। तो ये एक दफ़ा आपने इस चीज़ को गो थ्रू करना है बस। उसके बाद आप इसमें मज़ीद भी कुछ डाउट रह भी जाता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेशन है, उसके अंदर अब हमारी एक चीज़ रह गई है कि हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स फाइलिंग का जो प्रोसेस है, वो सारा देखेंगे। यानी कि अभी तो मैंने आपको इन दोनों की चेकलिस्ट दिखाई है ना, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर इन दोनों के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स जो फ़िल्ड होंगे, उसकी पूरी डिटेल भी आपको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उसको फ़िल आउट करते हैं, क्या-क्या डिटेल्स उसमें जो है ना मेंशन की जाती हैं, तो उसको हम देखेंगे।